नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करने वाले हैं जी। इसका असर काफी दूर तक जा सकता है। ये फैसला जुड़ा है अनुसूचित जातियों मतलब शेड्यूल्ड कास्ट्स के आरक्षण कोटे के अंदर उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन से। हाँ। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकारें जो एससी लिस्ट है उसमें शामिल कुछ जातियों को मतलब दूसरों से ज्यादा तरजीह दे सकती है? हमारे पास स्रोत है सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का हालिया फैसला। ये स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंद्र सिंह केस का मामला है। जी बिल्कुल। तो आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला सीधे संविधान के जो मूल सिद्धांत है ना, उनसे जुड़ा है। हाँ। खासकर जैसे समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14, 15, 16 और आरक्षण का असल मकसद क्या है उससे। अच्छा। कोर्ट ने यहाँ अपने ही एक पुराने फैसले पर 2005 का फैसला था, ईवी चन्नैया केस, उस पर फिर से विचार किया है। हाँ, वो चिन्नैया वाला केस, उसमें तो मना किया गया था ना। जी हाँ। उस पुराने फैसले में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों के अंदर ऐसा कोई बंटवारा या उपवर्गीकरण वो नहीं किया जा सकता। तो मतलब बुनियादी बहस यही है कि अनुच्छेद 341 के तहत जो राष्ट्रपति जी लिस्ट बनाते हैं एससी की, हाँ, क्या वो एक मोनोलिथिक मतलब एक जैसा समूह है या उनके अंदर भी पिछड़ेपन के अलग अलग स्तर हैं? सही, यही मूल सवाल है। और इस पूरी बहस की जड़ में वो पंजाब सरकार का 2006 का कानून है। जी। उस कानून ने क्या किया कि राज्य की जो एससी कोटे की सीटें थी उसमें से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए वो पहली प्राथमिकता के तौर पर रिजर्व कर दी। हाँ, उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया। बिल्कुल। और यहीं पर वो चिन्नैया वाला फैसला आड़े आ गया। हाँ, क्योंकि उसने तो ऐसे किसी भी बंटवारे को असंवैधानिक बता दिया था। तो ये एक सीधी टक्कर हो गई थी। सही कहा। बिल्कुल। चिन्नैया फैसले का जो तर्क था वो ये था कि अनुच्छेद 341 जब एक लिस्ट बनाता है तो वो सभी जातियों को मिलाकर एक वर्ग, एक क्लास बना देता है, जिसे राज्य फिर से मतलब बांट नहीं सकता। अच्छा। लेकिन इस नए फैसले में ये 7 जजों की बेंच ने ये माना है कि अनुच्छेद 341 का मकसद सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सी जातियां अनुसूचित जाति मानी जाएंगी। ओके। ये अनुच्छेद उन सभी जातियों को हर मायने में एक जैसा या सजातीय होमोजीनियस घोषित नहीं करता है। मतलब सिर्फ पहचान के लिए है वो लिस्ट। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 341 का जो डीमिंग फिक्शन है यानी मान लेने का प्रावधान, वो सिर्फ पहचान तक ही सीमित है। अच्छा। ये जमीनी हकीकत को नहीं बदलता कि इन जातियों में भी काफी अंतर है, विविधता है। हाँ, और कोर्ट ने इस बात पे काफी जोर दिया है कि ऐतिहासिक और सामाजिक सच्चाई यही है कि एससी के भीतर भी बहुत हेट्रोजिनेटी है। जी। पिछड़ेपन के स्तर अलग अलग हैं। कुछ जातियों को दूसरों से कहीं ज्यादा भेदभाव और वो अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा है। हाँ, ये हकीकत है। फैसले में आंध्र प्रदेश का उदाहरण भी दिया गया, जहां माला और मडिगा समुदायों के बीच साक्षरता दर का साक्षरता दर में और सामाजिक स्थिति में भी काफी फर्क था। जैसे 1971 में माला 12.9% थे तो मडिगा सिर्फ 6.2% साक्षर थे। जी, ये दिखाता है कि फर्क है। हाँ, ये दिखाता है कि एससी सूची कोई सपाट मैदान नहीं है, इसमें ऊंच नीच है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ी है कि कोर्ट ने माना कि संविधान उपवर्गीकरण की इजाजत देता है। अच्छा, तो इजाजत है? हाँ, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि वर्गीकरण का आधार तर्कसंगत हो, मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब जिन समूहों को आप अलग कर रहे हैं उनमें साफ तौर पर पहचाना जा सकने वाला अंतर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि इस वर्गीकरण का एक तार्किक उद्देश्य हो, रैशनल नेक्सस। अच्छा। यानी ये वर्गीकरण पिछड़ेपन या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के अंतर को दूर करने के लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। असल में देखिए, कोर्ट कह रहा है कि सच्ची समानता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर असमानों के साथ अलग व्यवहार करना भी समानता लाने के लिए जरूरी हो सकता है। तो ये असमानों के साथ अलग व्यवहार वाली बात से ये भी निकलता है कि राज्यों को अब सिर्फ कह देना काफी नहीं होगा कि भाई फलां जाति ज्यादा पिछड़ी है। बिल्कुल नहीं। उन्हें अब ठोस भरोसेमंद आंकड़े देने होंगे, क्वांटिफाइबल डेटा। जी हाँ, बिल्कुल, क्वांटिफाइबल डेटा पेश करना होगा जो पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों या शिक्षा में प्रतिनिधित्व के अंतर को साफ तौर पर साबित करे। ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जो पर। हाँ, ये आसान काम नहीं होगा। और इसी कड़ी में कोर्ट ने एक और अहम बात दोहराई है। क्या? वो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत।
अच्छा, क्रीमी लेयर। SC/ST के लिए भी जी। कोर्ट ने साफ किया कि जिस तरह OBC में क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है, वही सिद्धांत अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर भी लागू होता है। ये तो पहले भी कहा गया था शायद। हाँ, ये बात पहले नागराज केस में और फिर जरनैल सिंह केस में भी कही गई थी। इसका मकसद यही है कि आरक्षण का फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। मतलब जो तबका आगे बढ़ गया है उन्हें नहीं। हाँ, ना कि उन तबकों तक जो पहले ही सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो उपवर्गीकरण भी इसी बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा हो सकता है कि लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर वो चिन्नैया वाला फैसला वो अब इतिहास बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर जो ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं उनको प्राथमिकता देने का रास्ता अब खुल गया है। जी, मगर ये रास्ता आंकड़ों और तर्कों की कसौटी से होकर गुजरेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या ये आंकड़े जुटाना और उन्हें निष्पक्ष रखना ये राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? हमने पहले भी सुना है डेटा संग्रह में वो राजनीतिक दखलंदाजी की बातें। चुनौती तो है। संक्षेप में कहें तो ये फैसला इस हकीकत को मान रहा है कि आरक्षण का लाभ SC समुदाय के भीतर भी बराबर नहीं बटा है और उपवर्गीकरण इसे ज्यादा न्याय संगत बनाने का एक संवैधानिक जरिया हो सकता है, बशर्ते इसे सही नियत और ठोस डेटा के आधार पर लागू किया जाए। बिल्कुल। और क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी इसी दिशा में एक कदम है। ये फैसला निश्चित रूप से जमीनी हकीकत के करीब जाने की एक कोशिश तो है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इससे जातियों के अंदरूनी रिश्ते और जटिल हो जाएंगे? ये एक सवाल है। क्या ये वाकई सबसे पिछड़ों को ऊपर उठाएगा या फिर ये नए तरह के विवादों को जन्म देगा? हाँ, ये देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्य सरकारें निष्पक्ष और सटीक डेटा इकट्ठा करके इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएंगी? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दे आगे भी बहस का विषय रहेंगे।